Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now. But after watching this video, and our today's video is about 7 C's of communication. And 7 C's of communication क्या है? Obviously ये certain principles हैं, certain rules हैं जो हम apply करते हैं अपने message को create करने के लिए, अपने मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए हम 7 C's को यूज करते हैं. डिफरेंट रूल्स हैं और ये समझ लें कि ये 7 ग्रुप्स हैं और ये सातों जो हैं 7 क्वालिटीज हैं और ये सातों जो हैं वो सी से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम इनको 7 C's कहते हैं. इससे पहले लेक्चर में हमने कंप्लीटनेस की बात की थी, जो कि पहली क्वालिटी है किसी भी मैसेज के अंदर. पहली क्वालिटी ये है कि वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए कंटेंट के लिहाज से, सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से. दूसरी क्वालिटी ये है कि मैसेज को ब्रीफ होना चाहिए, और आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हम अपने मैसेज को कंसाइज कैसे बनाएंगे, हम अपने मैसेज के अंदर कंसाइजनेस को कैसे इंडक्ट करेंगे. तो आइए देखते हैं. पहली बात यह है कि हमें ये जानना है कि व्हाट इज कंसाइजनेस. कंसाइजनेस कहते किसे हैं. पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटनेस में आखिर में NESS आ रहा है, और ज्यादातर वर्ड जो NESS पे खत्म होते हैं वो हमारे नाउन्स होते हैं. तो कंसाइजनेस भी बेसिकली नाउन है. ये एक क्वालिटी का नाम है कि ये क्वालिटी आपके मैसेज में मौजूद होनी चाहिए. अगर ये क्वालिटी आपके मैसेज में मौजूद है तो आपका मैसेज इफेक्टिव होगा, और अगर आपका मैसेज ये क्वालिटी लैक करता है, उसमें कमी है इसकी, तो आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता. तो कंसाइजनेस है क्या? अगर आप देखें कंसाइजनेस जो है वो कंसाइज भी इसके अंदर मौजूद है. कंसाइज किसे कहते हैं? शॉर्ट को, ब्रीफ को, टू द पॉइंट को, कंडेंस को. तो ऐसा मैसेज जो ब्रीफ हो, जो टू द पॉइंट हो, जो कंडेंस हो, जो शॉर्ट हो, उसको हम कंसाइज कहेंगे. और ऐसा मैसेज जिसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है, उस क्वालिटी को हम कंसाइजनेस कहेंगे. और अगर हम थोड़ा सा मजीद बेहतर इसको कर लें तो हम कहते हैं यूजिंग फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स टू कन्वे योर मैसेज विदाउट सैक्रिफाइसिंग अदर सीज इज कंसाइजनेस. आगे चलते हैं. व्हाट बेनिफिट्स कंसाइजनेस गिव अस. हमें कंसाइजनेस से फायदा क्या होगा? जब आपने एक मैसेज ब्रीफ लिखा, टू द पॉइंट लिखा, तो ऑब्वियसली आपका टाइम कम लगेगा, आपकी पेजेस कम लगेंगे. आप अगर प्रिंट ले रहे हैं तो उसकी इंक कम यूज होगी, उसकी प्रिंटर चलने का टाइमिंग कम होगा, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी, आपकी एनर्जी कम यूज होगी, आपका पैसा कम यूज होगा. और इसी तरह जब आपका ऑडियंस, आपका रिसीवर जब आपके मैसेज को सुनेगा तो उसको भी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो टू दी पॉइंट उसको बात पता चल जाएगी और उस बात को ही वो जवाब देगा या उस बात पर ही वो अमल करेगा. तो इसलिए जो है कंसाइजनेस जो है आपको ये फायदे देगी. इसके साथ साथ देखें आपको प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आता है, आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड नजर आता है. अब सवाल है कि हम जो है एक मैसेज को किस तरह से कंसाइज करते हैं. मैसेज को हम कंसाइज किस तरह से करते हैं, उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं. सबसे पहले आपने एलिमिनेट करना है वर्डी एक्सप्रेशंस को. दूसरे नंबर पे आपने जो है इररेलेवेंट मटेरियल को अवॉइड करना है, और इसी तरह अननेसेसरी रिपीटिशन को आपने रोकना है, अवॉइड करना है. तो आए हम देखते हैं कि किस तरह से हम वर्डी एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट करते हैं. वर्डी एक्सप्रेशंस कहते किसे हैं? एक्सप्रेशन जो है ऑब्वियसली आपका कोई रिटन मटेरियल है, स्पोकन मटेरियल है. अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसमें आप बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वर्डी एक्सप्रेशन कहलाएगा. और इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड वर्बॉस. कंसाइज वर्सेस वर्बॉस. वो मैसेज जिसके अंदर वर्बॉस होगा, वो मैसेज जो वर्बॉसिटी को फॉलो कर रहा होगा, वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा. इसी तरह जो मैसेज कंसाइजनेस को फॉलो करेगा वो मैसेज इफेक्टिव होगा. तो वर्डी एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या है? जब आप कहते हैं कि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं वर्डी एक्सप्रेशंस को, तो आप वर्बोसिटी को कम करें. जहां आपको एक वर्ड बोलना है, जहां पे आपको एक वर्ड लिखना है, अगर आप उसकी जगह 2 वर्ड्स लिखते हैं, 3 वर्ड्स लिखते हैं या 3 वर्ड्स बोलते हैं, तो आपने 2 वर्ड्स जाया किए, 2 वर्ड्स का टाइम जाया किया, 2 वर्ड्स की एनर्जी जाया की. अगर आप प्रोफेशनल होंगे तो प्रोफेशनल जो होता है वो अपने एक एक सेकंड की अहमियत को जानता है. तो याद रखिए कि अपने वक्त की
अपने पैसे की, अपनी एनर्जी की, अपने रिसोर्सेज की कदर करना ही आपके जो है आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है। आए हम देखते हैं कि इनको कैसे हमने ठीक करना है। नंबर वन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को आप चूज करें। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है? आप देखें, आपके पास आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं और उस पूरी फ्रेज की जगह पर हो सकता है कि एक ऐसा वर्ड मौजूद हो जो उस पूरी फ्रेज के मीनिंग को ही कवर कर दे। तो ये बहुत जरूरी है, वोकैबुलरी का मसला है। जब तक आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी, तब तक आप वर्डी एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि अपनी वोकैबुलरी पे वर्कआउट करें आहिस्ता आहिस्ता, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये वन डे टाइम नहीं है, या आपके पास मैजिक वर्ड नहीं है, कि या आपके पास कोई मैजिक स्पेल नहीं है। ये हार्ड वर्क मांगता है। हार्ड वर्क के बगैर ये काम पॉसिबल नहीं है। आए पहली एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है एट दिस टाइम। मैं कहता हूं एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो इसकी बजाय अगर ये वर्डी एक्सप्रेशन है, इसी को एट दिस टाइम को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक ही वर्ड से। वो क्या है? नाउ। मैं कहता हूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम, और उसकी जगह मैं कहता हूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। तो ऑब्वियसली मैंने दो वर्ड्स बचा लिए। तो ये एट दिस टाइम जो है ये मेरा वर्डी एक्सप्रेशन है। इसकी जगह जब मैंने नाउ लगाया तो ये मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वर्ड है जी, एक्सप्रेशन है, वर्ड ही एक्सप्रेशन, लस्ट फॉर फूड। कोई आप देखें हमारे मुआशरे में बहुत से लोग होते हैं, पेटू होते हैं, खाना खाने के शौकीन होते हैं। उनको हम कहते हैं ना, उर्दू में भी हम कहते हैं कि यार इसका पेट भर गया लेकिन इसकी नजर नहीं भरती। तो ऐसे लोग वो होते हैं जिनको खाने की लस्ट होती है। तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं, इस क्वालिटी को हम ग्लटन कहते हैं। GLUTTON, ग्लटन। लस्ट फॉर फूड हो या ग्लटन हो, एक ही बात है। तो हम ग्लटन यूज करेंगे तो लस्ट फॉर फूड से आपने तीन वर्ड्स की बजाय आपने एक वर्ड लिया। ये सेवन डेडली सिंस, अगर आपने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा हो नॉवल क्रिस्टोफर मार्लो का, तो उसके अंदर सेवन डेडली सिंस आते हैं। तो सेवन डेडली सिंस जो हैं वो ग्लटन में एक सेवन डेडली सिंस में से है। इसी तरह ब्रैड पिट की एक मूवी भी है जिसका नाम है सेवन, और उसके अंदर यही सेवन सिंस जो हैं वो हमें किसी न किसी तरह से नजर आते हैं वहां पे। तो आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है वर्ड एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड। यहाँ पर जो है हमने वन गॉड के स्पेलिंग्स जो हैं यहाँ पे थोड़े से गलत हैं। ऑन गॉड नहीं होगा, वन गॉड होगा, इन वन गॉड हो जाएगा। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड को हम क्या कहते हैं? मोनोथेइस्ट। मोनोथियस्ट हम कहते हैं। इसी तरह अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, तो उसको हम पॉलीथियस्ट कहते हैं। ऐसा अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको हम एथियस्ट कहते हैं। तो याद रखिए तीन वर्ड्स हमने देखे, मोनोथियस्ट, पॉलीथियस्ट एंड एथियस्ट। मोनोथियस्ट वो होता है जो एक खुदा पे यकीन रखता है, पॉलीथियस्ट वो होता है जो बहुत से खुदाओं पे यकीन रखता है, एथियस्ट वो होता है जो किसी खुदा पे यकीन नहीं रखता। तो चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, और दूसरा तरीका कि हम किस तरह से इसको ठीक करेंगे। तो आप देखें हमारे पास एक्टिव वॉइस भी होता है, हमारे पास पैसिव वॉइस भी होता है। एक्टिव वॉइस में हमने कम वर्ड्स यूज करने होते हैं, पैसिव वॉइस में हमारे वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं। तो क्या किया जाए? हमने पहली चॉइस जो है वो आपकी एक्टिव वॉइस है, लेकिन आप याद रखें कि एक्टिव वॉइस सिर्फ उस वक्त यूज होगा जहां पर आप गुड न्यूज दे रहे हैं, जहां पर आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं। जहां पर आप नेगेटिव बात करेंगे, जहां पर आप बैड न्यूज देंगे, बिजनेस के बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से बात जान लें कि जब आपने न्यूज शेयर करनी होती है तो आपके पास दो तरह की न्यूज होती है। आपके पास या तो गुड न्यूज है या आपके पास बैड न्यूज है। गुड न्यूज का मतलब ये है, नाम से ही जाहिर है कि कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी बात आप बताने जा रहे हैं। बैड न्यूज ये है जहां पे आप कोई अच्छी बात नहीं बताने जा रहे। तो याद रखिए एक्टिव वॉइस आपने वहां पर यूज करना है जहां पर आप पॉजिटिव न्यूज देने जा रहे हैं, जहां पे आप गुड न्यूज देने जा रहे हैं। जहां पर आप बैड न्यूज देने जा रहे हैं वहां पर फिर आप पर एक्टिव वॉइस यूज करना लाजिम नहीं है। वहां पर फिर आपको पैसिव वॉइस की तरफ जाना आपके लिए पहली चॉइस है। तो याद रखिए कंसाइजनेस को हासिल करने के लिए आपने बाकी सीज को नहीं
लेके जाना, उनको नहीं काटना, उनको सेक्रीफाइस नहीं करना। तो इस पॉइंट में याद रखिए, यहां पर हर जगह पर नहीं, यहां पर याद रखिए कि जब आपने पॉजिटिव न्यूज देनी है तो आपने एक्टिव वॉइस देना है, एक्टिव वॉइस यूज करना है। गो फॉर एक्टिव वॉइस, क्योंकि एक्टिव वॉइस पावरफुल है, एक्टिव वॉइस ज्यादा कॉन्क्रीट होगा, एक्टिव वॉइस कंसाइज होगा। लेकिन अब मसला ये है कि आपने कोई बैड न्यूज बतानी है तो उसके लिए एक्टिव वॉइस यूज करना मुनासिब नहीं है। आप फिर वहां पर पैसिव वॉइस करेंगे, यूज करेंगे, वहां पर जो है आप फिर कंसाइजनेस को सेक्रीफाइस कर देंगे। अब सेंटेंस देखते हैं। द रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द बोर्ड। अब ये अच्छी खबर है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको क्या करें, द बोर्ड हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट। आप देखें कि पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, हमारे पास हैज बिन था, हेल्पिंग वर्ब में एक बिन का इजाफा हुआ है। इसी तरह आप देखें वहां पर बाय का इजाफा हुआ, तो ये दो वर्ड्स कम से कम हम एक्टिव वॉइस में घटा सकते हैं। तो क्योंकि गुड न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, तो हम इसको द बोर्ड हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट कहें तो वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी बात है। तो तीसरा यूसेज जो है, आप अब तीसरे पॉइंट पर आप जाएंगे, और तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉज कहते किसे हैं, पहले हमें यह समझने की जरूरत है। आप देखें, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के हवाले से कुछ आइडिया हो, तो आपके पास रिलेटिव क्लॉजेस वो होती हैं जो नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती हैं, और वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, या उस नाउन या प्रोनाउन को जो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है उसको या तो डिफाइन कर रही होती हैं या हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। जब ये क्लॉज जो है हु से शुरू होती है, व्हाट से शुरू होती है, इसी तरह विच से शुरू हो सकती है, इसी तरह दैट से शुरू हो सकती है, हु से शुरू हो सकती है, हुम से शुरू हो सकती है। तो ये जब क्लॉज आएगी तो आपने देखना है कि क्या आपको यहाँ पे क्लॉज चूज करना सूट करता है या नहीं, क्योंकि इसमें वर्ड ज्यादा होंगे। तो देखिए अब आप इसको कि कैसे आप इसको अवॉइड करते हैं। वर्डी एक्सप्रेशन है आई बॉट अ कार विच वाज ओल्ड। अब इसमें आप देखें जो मेरे पास रिलेटिव क्लॉज है वो क्या है, विच वाज ओल्ड। अब विच वॉज ओल्ड किसके बारे में बात कर रही है, वो बेसिकली कार के बारे में बात कर रही है। तो ओल्ड जो है मेरे पास एडजेक्टिव है, कार की क्वालिटी है। आप देखें जो वर्ड क्वालिटी को शो करता है वो नॉर्मली एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि विच वॉज ओल्ड को अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं इसको एडजेक्टिव को उठा के यहां से नाउन से पहले ले जाऊं, क्योंकि हमारा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले भी आ सकता है। तो अगर मैं विच वॉज को उड़ा दूं, इसको अमिट कर दूं, इसको ड्रॉप कर दूं, तो पीछे बचेगा ओल्ड, और इस ओल्ड को उठाकर मैं एडजेक्टिव नाउन से पहले इस ओल्ड को ले जाऊं, कार से पहले एट्रीब्यूटिव केस ले आऊं एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव केस होता है, एक प्रेडिकेटिव केस होता है। यहां पर पहली लाइन जो सेंटेंस है विच वाज ओल्ड, इसमें आप देखें ये प्रेडिकेटिव केस में है, और जब एट्रीब्यूटिव केस में आएगा तो एट्रीब्यूटिव केस जो होता है वो नाउन से पहले आता है। तो ये एक तरीका कर लें कि जहां आपको रिलेटिव क्लॉज नजर आती है, अगर वो देखें विच वाज ओल्ड, ये बेसिकली स्टेट को शो कर रही थी। जब रिलेटिव क्लॉज स्टेट को शो कर रही हो तो इसका मतलब है आप उसको एडजेक्टिव में लेके जा सकते हैं। तो विच को उड़ा दें और जो भी साथ लिंकिंग वर्ब है उसको उड़ा दें, जो एडजेक्टिव बचता है उसको नाउन से पहले ले जाएं। तो आई बॉट एन ओल्ड कार, तो ये मैंने क्या किया, आई बॉट अ कार विच वाज ओल्ड को मैंने कंसाइज कर दिया आई बॉट एन ओल्ड कार के साथ। तो दो वर्ड्स मैंने यहां से अपने बचा लिए। तो आगे चलते हैं, एक और वर्ड एक्सप्रेशन देखें। अब यहाँ पे स्टेट नहीं है, वी सॉ अ बॉय हु वाज कैरिंग अ हैवी बैग। अब हु वाज कैरिंग अ हैवी बैग जो है वो किसके बारे में है, वो अ बॉय के बारे में। ये क्लॉज जो है हु वाज कैरिंग अ हैवी बैग, ये बेसिकली बॉय को डिफाइन कर रही है। कौन सा लड़का भाई, कौन सा लड़का आपने देखा, वो लड़का जिसने हैवी बैग उठाया हुआ था। तो ये जो है ये पूरी क्लॉज जो है बेसिकली बॉय को डिफाइन कर रही है। अब यहाँ पे स्टेट नहीं है, जब स्टेट नहीं होगी तो आपने क्या करना है, अब आप वो काम नहीं कर सकते जो आपने पहले सेंटेंस में किया था। अब क्या आप कर सकते हैं, अब क्लॉज को फ्रेज में चेंज कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि जो भी डब्ल्यू एच रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, हु है, व्हाट है, विच है, या इवन के दैट है, तो उसको आप
ओमिट कर दें, उसको आप ड्रॉप कर दें, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसको भी आप ड्रॉप कर दें। हु वॉज है तो इन दोनों को आप ड्रॉप कर दें, पीछे बचेगा कैरिंग अ हैवी बैग। अब ये हमारी क्लॉज से फ्रेज बन गई। अगर लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे हु वॉज कैरिंग अ हैवी बैग की बजाय हु कैरिड अ हैवी बैग होता, तो फिर मैं क्या करता, मैं हु को ड्रॉप करता, कैरिड को मैं फर्स्ट फॉर्म में लेके जाता और उसके बाद जो है मैं उसको दोबारा से आईएनजी में ले जाता। तो अब देखिए कि इसका जवाब क्या है। वी सॉ अ बॉय कैरिंग अ हैवी बैग, तो आपने हु वॉज जो है वो आपने ड्रॉप कर दिया। तो दो तरीके हुए, या तो आप उसको क्लॉज जो है अगर वो स्टेट को शो कर रही है तो सिंपली जो रिलेटिव प्रोनाउन है और जो लिंकिंग वर्ब है उसको आउट करें, जो एडजेक्टिव आपके पास बचता है जो उसको ले जाएं आप नाउन से पहले। दूसरा तरीका यह है कि अगर वो एक्शन को शो कर रही है क्लॉज, तो फिर आपने रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप करना है। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन वगैरह में से आ रहा है और उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी आ रहा है, तो सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब को ड्रॉप करें, बाकी जो बचता है उसको उसके साथ कनेक्ट कर दें। लेकिन अगर पास्ट फॉर्म आ रही है या परफेक्ट आ रहा है, तो फिर आपको बेहतर यह है कि आप क्या करें कि आप उसको फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएं और फिर उसको आईएनजी फॉर्म में लेके जाएं। तो वी सॉ अ बॉय कैरिंग अ हैवी बैग, आपने क्या किया, आपने क्लॉज को फ्रेज में चेंज कर दिया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम एक्सेसिव रिलेटिव क्लॉजेस को हमने अवॉइड करना है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास चॉइस नहीं रहती कि एक्टिव कि आप जो है रिलेटिव क्लॉज को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो फिर वहां पर आप जो है रिलेटिव क्लॉज के साथ चल सकते हैं। इसीलिए कहा गया एक्सेसिव रिलेटिव क्लॉज, ये नहीं कहा गया कि रिलेटिव क्लॉज को सिरे से खत्म ही कर दें। याद रखिए रिलेटिव क्लॉज का यूज करना ज्यादा फॉर्मल है, तो इसलिए एक्सेसिव कहा गया। जहां पर आप समझते हैं कि इसको खत्म कर किया जा सकता है वहां पे आप उसको अवॉइड करें, लेकिन जहां आप समझते हैं कि यार यहाँ पर ये अब इसको ड्रॉप नहीं हो सकती है, तो फिर वहां पर आप उसको उसी तरह जाने दीजिए। अगला डी आ गया। डी में आप देखें हम क्या कह रहे हैं, अवॉइड यूजिंग एम्प्टी फ्रेजेस। अब ये नई बात आ गई जी, ये क्या है, एम्प्टी फ्रेज किसे कहते हैं। आप देखें हम इंग्लिश के अंदर बाज एक्सप्रेशंस ऐसे यूज करते हैं, ऐसी फ्रेजेस हम यूज करते हैं जो हमें कोई मतलब नहीं दे रही होती। जैसे देयर इज है, देयर आर है, इट इज है, दीज आर है। जैसे मैं कहता हूं देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल, तो अब देयर इज क्या है भाई, पॉइंट आउट करने के लिए ठीक है यूज होता है, लेकिन वो आपके सेंटेंस को ज्यादा लंबा कर रहा है, कंसाइजनेस आपकी सेक्रीफाइस हो रही है। तो आइए देखें कि हम एम्प्टी फ्रेज को कैसे खत्म। जैसे देखें देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, अगर मैं इसको कहूं अ बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें क्या फर्क है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल में देयर इज जो है वो बेसिकली आपको मतलब नहीं दे रही, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। याद रखिए देयर जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, अ बुक है। तो अगर आप लिखते हैं बुक इज ऑन द टेबल, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए आप क्या करें कि आप एम्प्टी फ्रेजेस देयर इज, इट इज, इस तरह के एक्सप्रेशन से सेंटेंसेस को ना बनाएं। हत्तुल वसा कोशिश करें कि वो ना बनाए जाए, क्योंकि आपका सेंटेंस वीक हो जाता है। दूसरी आप एग्जांपल देखते हैं, इट इज नोन बाय देम वी लैक फ्रीडम। अब इट इज नोन है, ठीक है। अब ये इट इज कौन है भाई, हु, बेसिकली क्या है, देम। दे जो है बेसिकली क्या है, उनको पता है। तो ये जो देम है यही तो बेसिकली यही तो इस बात को जानते हैं। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है सेंटेंस, इट इज नोन बाय देम, ठीक है, यानी इट इज नोन टू देम। तो आपने क्या किया, आप उसको इट इज नोन बाय देम जो है या इट इज नोन टू देम जो है, इसको हम क्या करेंगे, हमने इट इज को उड़ा दिया। उसके बाद देम को आप ले जाए सब्जेक्ट की जगह, उसको दे बना दिया। अब क्योंकि इज लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या करेंगे, दे नो कर देंगे, थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इट इज नोन बाय देम या इट इज नोन टू देम जो है वो चेंज हो जाएगा दे नो में, और बाकी वी लैक फ्रीडम है, और वो इसी तरह से आपका सेंटेंस जो है वो आ जाएगा। तो याद रखिए जब इट इज के साथ सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हो तो देखें कि मोस्ट प्रोबेबल है कि आगे का जो की क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉजेस आएंगी। आपकी जो पहली क्लॉज है वो इट इज से स्टार्ट हो रही है, जैसे इट इज नोन बाय देम है,
तो वहां पे देखें कि यार क्या मैं इसमें मेरा डूअर ऑफ एक्शन कौन है। डूअर ऑफ एक्शन यहाँ पे देम था, तो देम को जब मैं सब्जेक्टिव केस में लाऊंगा, डूअर के तौर पे लाऊंगा, तो वो दे हो जाएगा। फिर आप देखें कि मेरा वर्ब क्या है। मेन वर्ब आपने देखा, अच्छा यार पैसिव वॉइस का वर्ब नॉन यूज हुआ है, तो अगर मैं इसका एक्टिव बनाऊंगा तो वो नो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने देयर इज, इट इज, इनको भी ड्रॉप कर देना, क्योंकि ये एम्प्टी फ्रेजेस कहलाती हैं, ये मतलब कुछ नहीं दे रही होती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पांचवा, अब हम चलते हैं ई पर। अब ये इसमें क्या है कि आपने अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है ये आपको जानने की जरूरत है। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, लेकिन उसके अंदर कोई प्रेपोजिशन मौजूद हो, तो हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो एक्सेसिव प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आपने यूज नहीं करनी। कैसे, क्या करना है, अब देखते हैं। अब देखो, ही गॉट बुक ऑफ असलम। अब बुक ऑफ असलम जो है, मेरे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये क्या है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे पोजेशन को शो किया जा रहा है। तो अब हम पोजेशन को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अपॉस्ट्रोफी की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो देखें हमने क्या किया, हमने किया ही गॉट असलम्स बुक। याद रखिए, जब अपॉस्ट्रोफी से की मदद से आप पोजेसिव नाउन बनाते हैं, तो याद रखिए वो सिर्फ इनएनिमेट चीजों का पोजेसिव नाउन नहीं बनेगा। जैसे मैं कहता हूं आर्म ऑफ चेयर है, तो मैं उसको चेयर्स आर्म नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो इनएनिमेट चीज है। इनएनिमेट चीज की पोजेशन को हम इस तरह नहीं शो करेंगे, हम उसको ऑब्वियसली हम प्रेपोजिशन के साथ ही शो करेंगे, अपॉस्ट्रोफी के साथ शो नहीं करेंगे। और इसी तरह आप एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आप जो है जैसे मैं कहता हूं चेन ऑफ गोल्ड है, तो ये भी तो फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसको मैं गोल्ड चेन बना देता हूं, मैंने एडजेक्टिव बना दिया, एडजेक्टिव निकाल लिया उसमें से, और चेन ऑफ गोल्ड को मैंने गोल्ड चेन बना दिया। तो इसका मतलब है मैंने एक वर्ड में बचाने में कामयाब हो गया। इसी तरह जो है आप देखें, ही रूड्स इन, ही बिहेव्स इन अ रूड मैनर। अब इन अ रूड मैनर जो है, ये पूरी फ्रेज है। अगर मैं इस इन अ रूड मैनर की जगह एडवर्ब लगा दूं, रूडली लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंसाइज हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है या तो आप एडजेक्टिव में चेंज करें उसको, या आप एडवर्ब में चेंज कर दें, या फिर आप पोजेसिव नाउन में चेंज कर दें। ये तीन तरीके हैं, यहाँ पे हमने स्लाइड पे मेंशन नहीं किए, लेकिन बात चीजें जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन की जाएं, सुनना भी आपके लिए जरूरी होता है, बात बातें सुनने में भी आती हैं। अब देखें, पार्क ऑफ चिल्ड्रन है, अब वापस हम अपॉस्ट्रोफी के रूल की तरफ आते हैं। आर्मी ऑफ सोल्जर्स है, और उसके बाद जो है वो हील ऑफ एक्लीज है। अब ये तीन वर्ड्स मैंने क्यों दिए हैं आपको। पहला था असलम्स बुक था, बुक ऑफ असलम आया, तो हमने जो अपॉस्ट्रोफी एंड एस है, हमने असलम के हिसाब से लगाया। असलम क्योंकि सिंगुलर था और वो एस पे खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी एंड एस लगाया। अब आप देखें, पार्क ऑफ चिल्ड्रन है, इसमें हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन जो है हमारा प्लूरल नाउन है, और वो एस पे खत्म नहीं हो रहा। अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल हो और एस पे खत्म ना हो रहा हो, तो आपने अपॉस्ट्रोफी एंड एस लगा देना है, बन जाएगा चिल्ड्रंस पार्क। चिल्ड्रन अपॉस्ट्रोफी एंड एस, उसके बाद पार्क आ जाएगा। आर्मी ऑफ सोल्जर्स है, सोल्जर्स हमारा प्लूरल है और वो एस पे खत्म हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सोल्जर्स आर्मी। तो क्या हुआ, अगर आपका नाउन प्लूरल हो और वो एस पे खत्म हो रहा हो, तो आपने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना होता है। इसी तरह आप देखें, हील ऑफ एक्लीज है, एक्लीज नाम है, ग्रीक नेम है, ओल्ड ग्रीक नेम है। जितने भी ग्रीक नेम होते हैं, एक्लीज, एशमिडीज, स्फोकलीज, ये सारे जो है नाम हैं, ये एक ही पैटर्न पर आते हैं, और ये ओल्ड ग्रीक नेम्स को हम क्या करते हैं, इनमें भी हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर आपका नाउन नेम सिंगुलर हो और वो अपॉस्ट्रोफ और वो एस पे खत्म हो रहा हो, तो फिर भी आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। मैंने जहां पे भी ये कोशिश की है कि अगर आपने नाउन आपका सिंगुलर है और वो एस पे खत्म हो रहा है, अगर आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एंड एस लगाते हैं और उसको प्रोनाउंस करते हैं, अगर दो जेड की साउंड्स आती हैं, तो आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएं। और अगर आप एक एस की एक सा साउंड एक जा साउंड आती है,
तो फिर आप अपॉस्ट्रोफी एंड एस भी लगा सकते हैं। तो नॉर्मली जो नए नाम हैं उनके साथ जो जैसे चार्ल्स है तो चार्ल्सिस हो सकता है, अपॉस्ट्रोफी एंड एस लगेगा, लेकिन इस सूरत में जो ओल्ड ग्रीक नेम्स हैं उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंगुलर नाउन हो और वो एस पे खत्म हो रहा हो तो आपके पास दोनों चॉइसेस होती हैं, अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एंड एस भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मंतक है वो ये है। अगला हम जो देखेंगे कि अवॉइड यूजिंग ट्राइड जो है, अब हम देखेंगे अब हम यहाँ पर भी एक नया लफ्ज देख रहे हैं। ट्राइड किसे कहते हैं? ट्राइड कहते हैं नॉर्मली समथिंग दैट इज बोरिंग। और नॉर्मली आपने देखा होगा अगर जो ऑफिस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े ही सुपरफिशियल किस्म के और बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के आपको सेंटेंसेस वहां पर मिलेंगे, तो उनको हम नॉर्मली जो है वो ट्राइड्स कहलाते हैं। तो अवॉइड करें ट्राइड्स यूज करने से। तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। प्लीज बी एडवाइज दैट योर एडमिशन स्टेटमेंट वॉज रिसीव्ड। अब ये प्लीज बी एडवाइज ये ट्राइट है, तो इसकी बजाय जो है अगर हम यूज करें कि योर एडमिशन स्टेटमेंट हैज बीन रिसीव्ड, बात एक ही हो रही है। वहां पर आपने क्या किया कि आपने एक ट्राइट यूज किया, एक ट्रेडिशनल वे यूज किया कि इस तरह से आप जो है, जैसे हम कहते हैं प्लीज फाइंड एनक्लोज द डॉक्यूमेंट अटैच लाइक दिस, जो भी है। तो उसकी जगह अगर हम सिंपल लिख दें कि द अटैचमेंट द डॉक्यूमेंट हैज बीन अटैच्ड, तो बात जो है वही है और जो भी सुनने वाला है उसको आसानी से समझ भी आ जाती है और आपके वर्ड्स भी जो है वो बच जाते हैं। और याद रखिए जब आप टेक्निकल राइटिंग या बिजनेस लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो जो ऑफिशियल हमारे ऑफिस की जुबान होती है वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, तो इतना आपके पास मार्जिन होता है। तो ये हमने 6 तरीके देखे कि हम किस तरह से वर्डी एक्सप्रेशंस को अवॉइड करते हैं। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है कंसाइजनेस के अंदर आए, वो देखते हैं वो क्या है। इंक्लूड रेलिवेंट मटेरियल। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो आए दिमाग में उसको लिख दो की पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि ठीक है यार कुछ तो लिखा हुआ है, क्योंकि क्वांटिटी मैटर कर रही होती है। तो ऐसा नहीं है। जब आप टेक्निकल राइटिंग करेंगे, जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन में आएंगे, तो आप देखेंगे वहां पर आपकी रेलिवेंस बहुत मैटर करती है। आपके पास, आपके ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इधर उधर की बातों को सुनता रहे। तो इसलिए आपको सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल लाना है। रेलिवेंट मटेरियल कैसे आएगा, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट ये कि देखिए आपने अपने पर्पस को छोड़ना नहीं है, पर्पस को थामे रखो। जैसे आपको कहा गया ना कि दीन को जो है अपने थामे रखें, तो इसी तरह पर्पस को आपने थामे रखना है। पर्पस जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, जैसे हमने कहा कि पर्पस जो है आपको बताता है व्हाट टू से एंड हाउ टू से। ये हमने कंप्लीटनेस में भी बात की कि पर्पस को देखो, ऑडियंस को देखो, तो आपने पर्पस और ऑडियंस को यहां पर भी देखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं जी रैम्बलिंग सेंटेंसेस। सब रैम्बलिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? रैम्बलिंग कहते हैं आवारा, इधर उधर घूमने वाला। तो रैम्बलिंग सेंटेंस क्या होता है कि एक ही जुमले के अंदर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से चले जाएं चले जाएं चले जाएं चले जाएं, तो वो हमारा रैम्बलिंग सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई टेक बाथ एंड आई टेक ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल। तो ये क्या एंड के साथ मैंने चलाए जा रहा हूं चलाए जा रहा हूं, तो ये मेरा रैम्बलिंग सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने कभी नहीं बनाने, या एक ही सेंटेंस के अंदर आपने बहुत सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज कर दी, ऐसा ना करें। कोशिश करें कि दो क्लॉजेस को ही मिलाएं। तीसरी क्लॉज अगर आपकी जुड़ती हुई नजर आती है तो उसको आप नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर लेके जाएं। ऑब्वियस इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऑब्वियस इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप अपने ऑडियंस के एनालिसिस से जानते हैं, यकीनी इंफॉर्मेशन। अब देखें, हमने कहा जब आपके ऑडियंस का एनालिसिस करना है आपने, तो आपने उसकी एजुकेशन देखनी है, उसकी एज देखनी है, उनका उसका इंटरेस्ट देखना है, उसका सोशल बैकग्राउंड देखना है, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड देखना है। तो ये चीजें आपको बहुत सी चीजों की क्लियर कर देती हैं चीजें। अब मिसाल के तौर पर मैं सीएस का स्टूडेंट है, सीएस के स्टूडेंट को, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, मास्टर्स का स्टूडेंट है, एमएससी कर रहा है, और मैं उसको पहली क्लास में जाके कहता हूं कि ये जो डब्बा है ये सीपीयू है, और इस सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये जो है ये माउस है, ये इनपुट डिवाइस है, और ये स्क्रीन है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो वो मेरे पे हंसेगा कि यार मैं 4 साल पहले मैंने
ICS किया, फिर मैंने BSCS किया, अब मैं जो हूँ क्या कहते हैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो ये बंदा मुझे वो बात बता रहा है जो आजकल तीसरी क्लास के बच्चे को बताई जाती है, तो आपकी बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये याद रखिए कि आपने देखना है कि यार मैंने जो मेरा ऑडियंस है उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन क्या होगी, तो मैंने उसको नई इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप पुरानी ही बात उसको सुनाने जा रहे हैं तो वो आपको वैल्यू नहीं देने जा रहा और आपकी बात खाम खाम में लंबी होती जाएगी, तो आपकी कंसाइजनेस खत्म हो जाएगी। तो ऑब्वियस इंफॉर्मेशन जो है उसको कभी भी मेंशन मत करें। आगे चलते हैं, लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। जी, लंबे लंबे इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं, एक एक पेज पे इंट्रोडक्शन जा रहा है, नहीं भाई, टू दी पॉइंट चलें। लॉन्ग इंट्रोडक्शन मत दें, अपने पर्पस को, अपने ऑडियंस को, अपने टॉपिक को देखते हुए अपने इंट्रोडक्शन को लेकर आए। तो रेलिवेंट मटेरियल के बाद जो है हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम कैसे कंसाइज इसके अलावा जो है लॉन्ग इंट्रोडक्शन के बाद जो है अगर आप देखें तो हमारे पास पॉम्पस वर्ड्स भी हैं। तीसरे पॉइंट पे जाने से पहले हम पॉम्पस वर्ड्स के ऊपर भी बात करते हैं। पॉम्पस किसे कहते हैं? ये पॉम्पस नहीं है, ये पॉम्पस है। पॉम्पस कहते हैं एरोगेंट को। जब आप बड़े ही आप में गुरूर हो, तकब्बुर हो और आप बड़े ही जो है रख रखाव के साथ कोई बात कर रहे होते हैं, तो वो उसको भी पॉम्पस कहते हैं कि यू शो ऑफ जिसे कहते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो बहुत मोटे मोटे हैवी वर्ड साउंड किए जाते हैं, जैसे आप देखें CSS की वोकैबुलरी आप देखें तो CSS में वोकैबुलरी बच्चों से वो पॉम्पस वर्ड्स ही पूछे जा सकते हैं। इवन कि जो GRE की वोकैबुलरी है वो भी बेसिकली पॉम्पस वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, एक कॉमन बिजनेस के बंदे के लिए, एक टेक्निकल राइटिंग के बंदे के लिए वो वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे। आप कहें ही इज सैक्रोसैंक्ट फॉर मी, उसकी जगह आप बड़े आसानी से कह सकते हैं ही इज सेक्रेड फॉर मी। पॉम्पस वर्ड्स सैक्रोसैंक्ट है। इसी तरह आप कहते हैं कि जी क्या कहते हैं इनविंसिबल है वर्ड, या एब्स्ट्रूस है। आप कहते हैं जी ही ऑलवेज गिव्स एब्स्ट्रूस स्टेटमेंट्स, तो आधी क्लास को क्या 99 बच्चों को समझ ही नहीं आनी। या आपने किसी अपने क्लाइंट को ये बात लिख के भेजी तो वो तो सोचता रहेगा ये क्या है। तो आप अगर ये कह दें कि यू हैव गिवन अनक्लियर स्टेटमेंट, तो आपके ऑडियंस को बिना किसी तकलीफ के बात समझ आ जाएगी। तो पॉम्पस वर्ड्स भी आपने अवॉइड करने हैं। आगे चलते हैं, हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो अननेसेसरी रिपीटिशन है। अननेसेसरी रिपीटिशन क्या है? कि ऐसी चीज जो अननेसेसरली आप रिपीट कर रहे हो। याद रखिए कि रिपीटिशन जो है किसी को भी पसंद नहीं होती। आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो है शॉर्टर नेम। पहली दफा जब आपने डॉक्यूमेंट में एक, आपके नाम बड़े भी हो सकते हैं, जैसे आप देखें फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने फर्स्ट टाइम उसको यूज किया, जब आप दूसरी दफा उसको यूज करें तो आप या तो उसको प्रोनाउन यूज कर लें या आप उसका एब्रिविएशन यूज कर लें। प्रोनाउन क्या होगा, इट यूज कर लें, और एब्रिविएशन आप क्या कर लें, FUUAST यूज कर लें। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिनको हम हिस्सा लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एब्रिविएशन में एक और बात याद रखिए, एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम क्या होता है? जैसे आप देखें होता वो भी एब्रिविएशन है, लेकिन उसमें सिंगल हर लेटर को नहीं पढ़ा जा रहा होता। जैसे हम देखें, हम कहते हैं USA, अब USA एब्रिविएशन है, लेकिन मैं कहता हूं नस्ट। अब नस्ट जो है वो एक्रोनिम है, हम मैं उसको NUST नहीं पढ़ता हूं। नादरा मैं उसको NADRA नहीं पढ़ता हूं। मैं कहता हूँ नेटो, मैं उसको NATO नहीं पढ़ूंगा, मैं उसको नेटो पढ़ूंगा, एज ए वर्ड पढ़ रहा हूँ। ये मेरे एक्रोनिम्स हैं। तो एक्रोनिम क्या होता है? होता वो एब्रिविएशन ही है, लेकिन हम उसको एज ए वर्ड जानते होते हैं। आप देखें UNO, हम उसको यूनो नहीं पढ़ते। कोई दुनिया में कोई बंदा UNO को यूनो नहीं पढ़ता, लेकिन नेफ्टा है, टेफ्टा है, ठीक है, नेटो है, लेजर है, ये सारे क्या है? ये आपके एक्रोनिम्स हैं, एज ए वर्ड जाने जाते हैं। तो एक्रोनिम इसको कहते हैं। बाकी आ गया अब आपका सिंथेसिस। ये एक बहुत ही डिटेल्ड चीज है। सिंथेसिस में क्या है कि आप दो आइडियाज को एक सेंटेंस के अंदर कैसे लाते हैं, इसकी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम बाद में कहीं डिस्कस करेंगे। तो है क्या, जैसे आपने दो क्लॉजेस को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ लें, दो आइडियाज हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एंड, बट, और, सो, येट, फॉर, नॉट से जोड़ लें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ लें, इफ है, ऑल्दो है, दो है, बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, एज है,
इसी तरह आप नाउन इन अपोजिशन की मदद से जोड़ सकते हैं। इसी तरह आप इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ सकते हैं, दो क्लॉजेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल यूज करके बना सकते हैं। इसी तरह आप रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज की मदद से आप दो आइडियाज को एक सेंटेंस में लेकर आ सकते हैं। तो ये बहुत से, ये तकरीबन 5-6 डिफरेंट तरीके हैं सिंथेसिस के। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि हम अलहदा से वन बाय वन डिस्कस करें, क्योंकि ये एक लेक्चर के अंदर इनको कवर करना इम्पॉसिबल है। तो उम्मीद है आपको कंसाइजनेस की समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।